आमतौर पर ना जब हम किसी आधुनिक कॉरपोरेट स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं हाँ। तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? वही कि कुछ लोग आइडिया लाएं और हाँ, मतलब कुछ लोग एक आइडिया लेकर आते हैं, इन्वेस्टर्स से फंडिंग जुटाते हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हैं और अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो शायद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाते हैं। बिल्कुल एक टिपिकल कॉर्पोरेट जर्नी। राइट? लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि एक टेक या ट्रेडिंग स्टार्टअप सिर्फ व्यापार करने के इरादे से किसी विदेशी जमीन पर जाए और 100-150 साल बाद वो पूरे उपमहाद्वीप का ही मालिक बन जाए। मतलब उसकी अपनी एक विशाल सेना हो, अपने खुद के बनाए कानून हो और वो लाखों लोगों से टैक्स वसूलने लगे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना? हाँ, एकदम। लेकिन भारत के इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कॉर्पोरेट टेकओवर। बिल्कुल। और यही इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का मतलब सबसे दिलचस्प पहलू है। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम भारत में ब्रिटिश शासन के इस पूरे सफर को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत है ना, वे इस सफर को दो बहुत ही अलग-अलग चरणों में बांटते हैं। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो लगभग 1757 के आसपास शुरू होकर 1857 की क्रांति तक चला। अच्छा। और दूसरा चरण जब इस स्टार्टअप को पूरी तरह से हटाकर ब्रिटिश क्राउन मतलब सीधे ब्रिटेन की सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया, जो 1858 से शुरू होकर 1947 की आज़ादी तक चला। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इन दोनों चरणों में अलग अलग गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय ने किस तरह के फैसले लिए और उन फैसलों ने जमीन पर असल में काम कैसे किया। मतलब हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि रेलवे या अंग्रेजी शिक्षक कब आई, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या था। औपनिवेशिक विस्तार के साथ साथ आधुनिक भारत का ढांचा कैसे कैसे अनजाने में तैयार हो गया। सही कहा। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इतिहास सिर्फ घटनाओं या तारीखों की लिस्ट नहीं है। ये घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर शासक का लिया गया फैसला शून्य में मतलब वैक्यूम में नहीं होता। एक शासक की नीति अगले शासक के लिए कोई नई चुनौती खड़ी करती है। हाँ। या फिर विस्तार का एक नया और काफी क्रूर रास्ता तैयार कर देती है। तो चलिए मतलब इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। उस शुरुआती बिंदु पर चलते हैं जहां से इस व्यापारिक कंपनी ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली। 1757 के आसपास का समय। यहाँ सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। जी, रॉबर्ट क्लाइव। और इनके साथ जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है वो है 1757 की प्लासी की लड़ाई। अब इस चर्चा को सुन रहे लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लासी की लड़ाई कोई दो बराबर की ताकतों के बीच लड़ा गया महायुद्ध नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? ये दरअसल एक कूटनीतिक इवेंट था। एक तरह का आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट धोखा था, जहां से एक व्यापारिक कंपनी ने बंगाल के नवाब को हटाकर सत्ता की आधिकारिक शुरुआत की। प्लासी के बाद कंपनी सिर्फ माल खरीदने और बेचने वाली संस्था नहीं रही। हाँ, जाहिर है। बिल्कुल, उसके हाथ में बंगाल का पूरा खजाना लग गया। मतलब इस स्टार्टअप के पास अचानक से अथाह पैसा और ताकत आ गई। लेकिन एक बात सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी को किताबें मेंटेन करना आता है, मुनाफा कमाना आता है, लेकिन एक पूरे राज्य का प्रशासन चलाना तो आता नहीं था ना। बिल्कुल नहीं आता था। तो जब उनके पास इतनी ताकत आ गई तो जाहिर सी बात है कि अव्यवस्था फैलनी ही थी। इसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनके सामने क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत ही भयानक थी। कंपनी के अधिकारी बिल्कुल मतलब बेलगाम हो चुके थे। भयंकर भ्रष्टाचार था। बाप रे। वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी अनियंत्रित माहौल को, इस करप्शन को संभालना था। लंदन में बैठे कंपनी के इन्वेस्टर्स और ब्रिटिश संसद को भी डर लगने लगा था। किस बात का डर? यही कि ये कंपनी कहीं खुद ब्रिटेन के लिए ही खतरा ना बन जाए, इतनी ताकतवर जो हो गई थी। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब नाम से ही पता चलता है कि वे चीजों को रेगुलेट करना चाह रहे थे। बिल्कुल। मतलब संसद कह रही थी कि तुम्हारा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अब हम नियम बनाएंगे।
एकदम सही। और इसके तहत एक व्यवस्थित ढांचा बनाने की शुरुआत हुई। हेस्टिंग्स ने कई न्यायिक सुधार किए, लेकिन इस व्यवस्था को एक पक्के और मजबूत प्रशासनिक ढांचे में, मतलब एक सिस्टम में बदलने का काम किया इसके बाद आने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस? जी, कॉर्नवालिस ने 2 बहुत बड़े बदलाव किए जिनका असर सदियों तक रहा। पहला सिविल सेवा सुधार और दूसरा स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। अगर हम अपनी स्टार्टअप वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाएं, हाँ। तो कॉर्नवालिस का सिविल सेवा सुधार ऐसा था जैसे कंपनी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक बेहद प्रोफेशनल और सख्त मिडिल मैनेजमेंट या एचआर टीम तैयार कर ली हो। एकदम सटीक तुलना है। उन्होंने एक ऐसी नौकरशाही तैयार की जो सिर्फ कंपनी के हितों के लिए काम करे। लेकिन उनका जो दूसरा कदम था ना, स्थायी बंदोबस्त, वो और भी गहरा था। मुझे हमेशा से स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के मैकेनिज्म को लेकर उत्सुकता रही है। अच्छा? हाँ, मतलब किताबों में लिखा होता है कि इससे कंपनी की इनकम फिक्स हो गई। अच्छा। लेकिन जमीन पर ये काम, मतलब असलियत में ये काम कैसे करता था? किसानों पर इसका क्या असर था? इसे ऐसे समझिए, कंपनी को हर साल एक तय आमदनी चाहिए थी ताकि वो अपने युद्धों और व्यापार की प्लानिंग कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया। ओके। जमींदार से कहा गया कि तुम हमें एक फिक्स रकम हर साल दोगे। अब अगर जमींदार किसानों से ज्यादा लगान वसूलता है तो वो एक्स्ट्रा मुनाफा जमींदार का होगा। समझ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी को तो अपनी फिक्स्ड इनकम, मतलब पक्का पैसा मिलने लगा, लेकिन किसानों का भयानक शोषण शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि जमींदार तो ज्यादा से ज्यादा ही निचोड़ना चाहेगा ना। बिल्कुल। साथ ही अंग्रेजों को भारत में एक ऐसा जमींदार वर्ग मिल गया जो अपनी सत्ता और हैसियत के लिए पूरी तरह से अंग्रेजों का वफादार था। तो अब कंपनी के पास एक मजबूत नौकरशाही है, पक्की आमदनी का जरिया है और एक वफादार जमींदार वर्ग है। यहाँ आके ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी ताकतवर संस्था का खजाना भरा हो और सिस्टम सेट हो, तो वो रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो आक्रामक रूप से विस्तार करती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि इसके बाद का दौर जो 19वीं सदी की शुरुआत का था, वो इसी भयानक विस्तार का दौर था। हाँ। और इसमें सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली का, जिन्होंने सहायक संधि या सब्सिडी अलायंस की शुरुआत की। सहायक संधि ब्रिटिश कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। ये विस्तार का एक बहुत ही चालाक तरीका था। ये काम कैसे करता था? मतलब क्या ये सीधे हमला करने से अलग था? बिल्कुल अलग था। अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, देखिए आपको अपने पड़ोसियों से खतरा है, हम आपकी सुरक्षा के लिए अपनी एक प्रशिक्षित सैन्य टुकड़ी आपके राज्य में रखेंगे। अच्छा। लेकिन इस सेना का खर्च आपको उठाना होगा। साथ ही शर्त ये होती थी कि राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी और राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकता। अरे ये तो बिल्कुल किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा है। हाँ। मतलब मैं अपनी ही सेना तुम्हारे घर में रखूंगा, उसका खर्चा भी तुमसे लूंगा। हाँ। और तुम्हारी विदेश नीति भी मैं ही तय करूंगा। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि, मतलब मजे की तो नहीं, लेकिन हाँ। अगर राजा सेना का खर्च नहीं दे पाता था तो अंग्रेज पेनल्टी के तौर पर उसका आधा राज्य छीन लेते थे। इस तरह बिना ज्यादा खून बहाए वेलेस्ली ने भारत के बड़े हिस्से को बड़े आराम से अंग्रेजी नियंत्रण में ला दिया। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का दौर आया, जिन्होंने बची खुची मराठा शक्ति को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। अब पूरे भारत में अंग्रेजों के सामने कोई बड़ी देसी चुनौती नहीं बची थी। पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। लेकिन इसी बीच ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। जब सत्ता स्थापित हो गई तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 1835 तक थे, उनका नाम उभर कर आता है। बेंटिक को उनके सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। जी। एक नज़र में देखा जाए तो सती प्रथा जैसी कुप्रथा को खत्म करना एक प्रोग्रेसिव या सुधारवादी कदम लगता है। तो फिर इसने आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ी कर दी? यही वो सूक्ष्म बिंदु है, मतलब वो पॉइंट है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। सुधारवादी कदम अपनी जगह थे, लेकिन भारतीय समाज के नजरिए से सोचिए ना,
एक विदेशी व्यापारिक कंपनी जो अभी-अभी उनके राजाओं को हराकर आई है, हाँ, अब वो उनके धर्म, उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों और शिक्षा प्रणाली में भी दखल दे रही है। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी जमीन और सत्ता ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को भी नष्ट करना चाहते हैं। नियत जो भी रही हो, लेकिन इसने बहुत गहरे अविश्वास और असंतोष को जन्म दिया। और इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया इसके बाद आने वाले व्यक्ति ने, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल जो 1848 से 1856 तक था, वो तो जैसे विरोधाभासों का चरम था। एक तरफ उनकी कुख्यात हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये नीति कहती थी कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता जी, और उसका राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। बिल्कुल सही। डलहौजी ने इस तकनीकी बहाने का इस्तेमाल करके, मतलब सिर्फ इस एक रूल की वजह से, झांसी, सतारा और कई अन्य रियासतों को रातों रात हड़प लिया। राजाओं और उनके वफादारों में इसके खिलाफ भयंकर गुस्सा था। लेकिन डलहौजी सिर्फ राज्य नहीं हड़प रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राफ की शुरुआत की। आधुनिक भारत का जो बुनियादी ढांचा हम आज देखते हैं, उसकी नींव डलहौजी ही रख रहा था। मतलब एक तरफ वो पूरे देश को एक आधुनिक नेटवर्क से जोड़ रहा था और दूसरी तरफ अपनी नीतियों से लोगों को पूरी तरह अलग थलग और खफा कर रहा था। हाँ, और आप उस समय के हालात की कल्पना कर सकते हैं। पुराने शासक अपना राजपाट छिन जाने से गुस्से में थे। बिल्कुल। आम लोग और सैनिक अपने धर्म में दखलंदाजी से डरे हुए थे, और ऊपर से रेलवे और टेलीग्राफ जैसे नए तकनीकी बदलावों ने समाज में एक तरह का सांस्कृतिक शॉक पैदा कर दिया था। सामाजिक सुधार, आक्रामक विस्तार और डलहौजी की हड़प नीति, इन सब ने मिलकर एक ऐसा विशाल बारूद का ढेर तैयार कर दिया था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी भड़की 1857 में। बिल्कुल। ये वो ऐतिहासिक मोड़ था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 1857 की क्रांति। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये कोई मामूली बगावत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1857 का विद्रोह उन सभी नीतियों का जिनके बारे में हम अब तक चर्चा कर रहे थे, उनका सामूहिक विस्फोट था। और हालांकि अंग्रेजों ने भारी सैन्य बल का प्रयोग करके इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस घटना ने लंदन की नींव हिला दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1858 में भारत शासन अधिनियम पास हुआ। मतलब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े और जटिल उपमहाद्वीप के गुस्से को संभाल सके। एकदम सही कहा। सत्ता का पूरी तरह से हस्तांतरण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए भारत से हटा दिया गया। मतलब हमारी पुरानी एनालॉजी के हिसाब से कहें तो स्टार्टअप इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि सरकार को आकर उसे पूरी तरह नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के ताज के अधीन आ गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। और यहाँ ना वाइसरॉय का पदनाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। गवर्नर जनरल कंपनी का अधिकारी होता था, लेकिन वाइसरॉय का मतलब था सीधे सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि। अच्छा। ये इस बात का संकेत था कि अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का क्राउन का हिस्सा है। तो कंपनी राज खत्म, अब सीधे ब्रिटेन की सरकार राज कर रही थी। लेकिन क्या इससे भारत के लोगों की स्थिति में कोई सुधार आया? क्योंकि जो नीतियां हम आगे देखते हैं, खासकर 1876 से 1905 के बीच, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश नीतियां एक पेंडुलम की तरह झूल रही थीं। कभी वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाते और फिर अचानक से थोड़ी ढील दे देते। ये पेंडुलम वाली बात बिल्कुल सटीक है, और इससे हम लगातार 3 वाइसरायों के समय में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉर्ड लिटन। इनका रुख बेहद कठोर और दमनकारी था। 1877 में जब दक्षिण भारत भयानक अकाल से जूझ रहा था, मतलब लाखों लोग भूखे मर रहे थे, तब लिटन दिल्ली में बेहद खर्चीला और भव्य दिल्ली दरबार आयोजित कर रहे थे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के लिए। प्यार, ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हुई ना। हाँ। और इसके ठीक बाद 1878 में वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए। इस एक्ट का मैकेनिज्म क्या था? क्या ये सभी अखबारों पर लागू था? नहीं, यही तो इसकी चालाकी थी। ये एक्ट सिर्फ वर्नाक्युलर यानी
भारतीय स्थानीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? अंग्रेजी अखबारों को छूट क्यों दी गई? क्योंकि स्थानीय भाषाओं के अखबार ना वो सीधे आम जनता तक पहुंचते थे। उनमें ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना हो रही थी। लिटन ने कानून बना दिया कि अगर किसी भी देसी अखबार में अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी छपा तो बिना किसी अदालती सुनवाई के उस प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये पूरी तरह से जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास था। लेकिन जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुकर फटने का डर होता है ना? बिल्कुल। शायद इसीलिए पेंडुलम दूसरी तरफ घूमा। लिटन के बाद जो वाइसरॉय आए, लॉर्ड रिपन, उन्होंने माहौल को शांत करने की कोशिश की। जी, लॉर्ड रिपन को हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अक्सर एक उदारवादी वाइसरॉय माना जाता है। उन्होंने आते ही उस क्रूर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था वो था स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत। मतलब नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों में भारतीयों को शामिल करना। एग्जैक्टली। रिपन का मानना था कि अगर भारतीयों को सड़क, सफाई और प्राथमिक शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों को खुद संभालने का अधिकार दिया जाए तो प्रशासन भी बेहतर होगा और जनता का गुस्सा भी कम होगा। अच्छा, ये राजनीतिक अधिकारों की दिशा में एक छोटा ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? लिटन ने गला दबाया, रिपन ने थोड़ी सांस लेने दी। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन, मुझे लगता है, लंबे समय तक उदार नहीं रह सकता था। बिल्कुल नहीं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। कर्जन के समय की नीतियां फिर से उसी कठोरता की तरफ लौट गईं। और कर्जन ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा वो था 1905 का बंगाल विभाजन। कर्जन का ये कदम पूरे ब्रिटिश शासन के इतिहास में सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक माना जा सकता है। कर्जन ने बहाना ये दिया कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि उसका प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटना जरूरी है। लेकिन प्रशासनिक सुविधा तो सिर्फ एक बहाना था। असल मकसद तो कुछ और ही था, है ना? बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था जी। और उसे हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटकर कर्जन असल में उस राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। लेकिन कर्जन का ये दांव पूरी तरह बैकफायर कर गया। वो कैसे? उन्होंने जिस एकता को तोड़ने की कोशिश की थी ना, बंगाल विभाजन ने उसी एकता को और मजबूत कर दिया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जहां लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित था, वो अचानक सड़कों पर आ गया। ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी उग्र होते राष्ट्रवाद का असर हम 20वीं सदी की शुरुआत यानी 1910 से 1947 के कालखंड में देखते हैं। कर्जन ने जो आग लगाई थी ना, उसने ब्रिटिश सत्ता को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। एक पूरा नया शहर बसाना, इतना भारी खर्च, मतलब इसके पीछे की असली वजह क्या थी? इसके पीछे बहुत गहरा प्रतिवाद था, यानी सिंबलिज्म। कलकत्ता ब्रिटिश सत्ता का जन्म स्थान था, लेकिन कलकत्ता अब विरोध प्रदर्शनों का, उग्र प्रदर्शनों का केंद्र बन चुका था। हाँ। दूसरी तरफ दिल्ली सदियों से मुगलों और उससे पहले के बड़े साम्राज्यों की सत्ता का केंद्र रही थी। राजधानी को दिल्ली लाकर अंग्रेज भारतीय मानस पटल पर, मतलब उनके दिमाग में ये संदेश छापना चाहते थे कि अब वे कोई बाहरी व्यापारी नहीं है, बल्कि वे दिल्ली के तख्त के नए और स्थायी वारिस हैं। लेकिन जमीन पर हालात ये बता रहे थे कि वे बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बिल्कुल। दबाव इतना था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 का अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें एक नया शब्द सामने आता है, द्वैध शासन या डायरकी। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता था? डायरकी का मतलब था प्रशासन को दो हिस्सों में बांटना। अंग्रेजों ने क्या किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए, जो चुनाव जीत कर आए थे। ओके। लेकिन वित्त यानी पैसा, पुलिस
और न्याय जैसे सभी असली ताकत वाले विभाग वो अपने पास सुरक्षित रखे। मतलब जिम्मेदारी भारतीयों की, लेकिन असली कंट्रोल और कैसा अंग्रेजों का। ये तो ऐसा हुआ कि लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें गाड़ी की स्टीयरिंग तो पकड़ा दी, हाँ, लेकिन ब्रेक और एक्सेलरेटर अपने पास ही रखा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये सिर्फ समय काटने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश थी, लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं सका। क्योंकि जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 1926 से 1931 की तरफ, तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव दिखता है। आप 1931 के ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौते की बात कर रही हैं। जी, आप सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा। आप सिर्फ इस घटना की तस्वीर की कल्पना कीजिए। वाइसरॉय का महल, जो ब्रिटिश सत्ता के अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक था। हाँ। और उस महल के अंदर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन एक भारतीय नेता महात्मा गांधी के साथ बराबरी की कुर्सी पर बैठकर शर्तों पर समझौता कर रहे हैं। जो ब्रिटिश सत्ता कभी सिर्फ आदेश देती थी, उसे अब बातचीत की मेज पर आना पड़ा था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि शासन की बुनियाद अब हिल चुकी थी। और इसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत को बिना किसी भारतीय नेता से पूछे सीधे युद्ध में झोंक दिया गया। और यही वो बिंदु था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भारत के संसाधनों और सैनिकों का इस्तेमाल ब्रिटेन को बचाने के लिए किया जा रहा था। इसके विरोध में, जैसा सोर्स बताते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। विश्व युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन भले ही जीत गया हो, हाँ, जीत तो गए थे, लेकिन आर्थिक और प्रशासनिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुका था। अब इतने बड़े और विद्रोही देश को जबरन गुलाम बनाए रखना उनके लिए असंभव हो गया था। और अंततः ये पूरी कहानी अपने आखिरी अध्याय तक पहुंचती है। लॉर्ड माउंटबेटन और साल 1947, जो सफर 1757 के प्लासी युद्ध से शुरू हुआ था, वो 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र भारत के उदय और दुखद विभाजन के साथ खत्म होता है। एक व्यापारिक कंपनी का देश पर कब्जा, फिर ब्रिटिश क्राउन का राज, और अंत में जन आंदोलनों के दबाव में सत्ता छोड़कर जाना। ये 190 साल का सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। इतिहास की कड़ियों को जब हम इस तरह जोड़कर देखते हैं ना, तो साफ नजर आता है कि हर वायसराय, हर नीति और हर दमनकारी कानून ने अनजाने में ही सही उस रास्ते का निर्माण किया जो अंततः भारत को आजादी तक ले गया। सुनने वालों के लिए ये जानना और इन तथ्यों को एक साथ रखकर देखना बहुत बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरी लंबी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, एक विडंबना है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या विडंबना? आज हमने देखा कि डलहौजी ने भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत की थी। उनका स्पष्ट मकसद था कि ब्रिटिश सेना भारत की किसी भी कोने में विद्रोह होने पर तेजी से पहुंच सके, कच्चा माल बंदरगाहों तक लाया जा सके और शासन की पकड़ लोहे की तरह मजबूत हो। जी, उनका उद्देश्य, मतलब उनका गोल पूरी तरह से प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना नहीं है? ब्रिटिश हुकूमत ने जिन ट्रेनों की पटरियां अपना राज मजबूत करने के लिए बिछाई थीं, उन्हीं ट्रेनों के थर्ड क्लास डिब्बों में सफर करके भारत के स्वतंत्रता सेनानी और नेता देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। उन्होंने जनता को जगाया। जिस टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था को उन्होंने अपने संचार के लिए बनाया था, उसी व्यवस्था ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है। ये इतिहास का सबसे बड़ा सच है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना राज हमेशा के लिए कायम रखने के वास्ते जो तकनीकी औजार बनाए, अंत में उन्हीं औजारों ने एक सोए हुए देश को एकजुट किया और उस विशाल साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास की इन कड़ियों को जोड़ते रहिए और जो स्रोत आज हमने डिकोड किए हैं, उनके पीछे छुपी असल कहानियों पर विचार करते रहिए।